पिछले जन्म का कर्ज। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित दुर्गेश शर्मा ही थे। वो अपना जीवन यापन यजमानों से मिली दक्षिणा से ही करते थे। मोहल्ले वालों ने पंडित दुर्गेश की हालत पर तरस खाकर एक गरीब ब्राह्मण कन्या से उसकी शादी करा दी। पंडित दुर्गेश शर्मा की माता का देहांत उसी समय हो गया था जब पंडित दुर्गेश मात्र 9 वर्ष के थे और चौथी कक्षा में पढ़ते थे। पंडित दुर्गेश शर्मा के पिता श्री राम स्वरूप जी भी अच्छे ज्योतिषी थे और राज दरबार में अपनी सेवा देते थे। घरवाली की मृत्यु के पश्चात राम स्वरूप जी का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ सा जाने पर भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे दुर्गेश को चुना और लोगों के सुझाव और दबाव को दरकिनार रखते हुए दूसरी शादी की बात को भी सिरे से नकार दिया। अब राम स्वरूप जी ने दरबार जाना भी बंद कर दिया। दुर्गेश की परवरिश पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने दुर्गेश का एक संस्कृत स्कूल में दाखिला कराया। धीरे धीरे रामस्वरूप जी ने अपना ज्योतिषी का कार्य अपने पुत्र को ही सौंप दिया। साथ ही दुर्गेश को भी कर्मकांड, हवन, पूजा विधि के अलावा हस्तरेखा, भाग्य रेखा और अंग ज्योतिष की शिक्षा भी घर पर ही देते रहे। पढ़ाई पूरी करने तक दुर्गेश को रामस्वरूप जी ने अच्छे से प्रारंभित कर दिया था और अपने साथ काम पर ले जाने लगे थे। अब राम स्वरूप जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। वे अब दुर्गेश की शादी के लिए एक सुशील कन्या की खोज करने लगे, लेकिन होता वही है जो विधि का विधान होता है। एक दिन काम से घर आते समय राम स्वरूप जी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुर्गेश पूरी तरह से टूट चुका था। माँ को तो बचपन में ही खो चुका था और अब पिता का साया भी सिर से उठ गया था। लेकिन पड़ोसी ने दुर्गेश को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे दुर्गेश अपने दुख को भूलने लगा और अपने काम पर ध्यान देने लगा। सुबह खाना बनाकर खाता, फिर काम पर चला जाता। शाम को वापसी के बाद आराम भी नहीं करता और आते ही खाना बनाने में जुट जाता। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से दुर्गेश की शादी एक गरीब ब्राह्मण कन्या से करा दी। अब दुर्गेश खुश था। अब उसे सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता। उसकी पत्नी का नाम राजरानी था। राजरानी गरीब घर की जरूर थी, लेकिन वह गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की थी। उसके व्यवहार से वे सभी पड़ोसी खुश थे। वह उसके हर काम के लिए तैयार रहते। अब दुर्गेश का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय के बाद राजरानी गर्भवती हुई। जब राजरानी के प्रसव का समय आया तो दुर्गेश अपने पड़ोस की एक दाई को ले आया। समय पर राजरानी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। दुर्गेश ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़ा। कुछ समय के उपरांत वह गंगा के तट पर पहुंचा। दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा में 3 डुबकी लगाई। फिर दुर्गेश ने उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश की बात होने लगी। दुर्गेश ने उस बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और मैं कितना कर्जदार हूँ। बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर हैं, आपने दिए नहीं थे। आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित दुर्गेश ने उसे 50 रुपए दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी। उसे गंगा में प्रवाहित करके अपने घर चला आया। उसने राजरानी को ये कहकर समझा दिया था कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने उसे चुकता करके उसे वापस भेज दिया। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वह पता नहीं कब हमारे यहाँ से जाता। उस समय हमें बहुत दुख होता। राजरानी अपने पति दुर्गेश की बातों से पूर्णतः संतुष्ट थी। जब राजरानी दोबारा से गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया तो दुर्गेश ने उसके साथ भी वही करना शुरू किया। वह बच्चे को एक सफेद कपड़े में लेकर गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा में घुस गया और बच्चे को गंगा जल में 3 डुबकी लगवाई। उसके सीधे कान में मंत्र फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर है हम और तुम। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो, और कितने हो। तो बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्ज बकाया है। अब दुर्गेश ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं। मेरा और आपका सब हिसाब बराबर। उसने कहा, और ठीक है। तो बच्चे ने कहा, जब आप वचन दे रहे हो तो ठीक है। इतना कहकर दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को पूर्व अवस्था में उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस अपने घर पहुंचा और पत्नी राजरानी से बोला, मुझे खाली हाथ देख बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा तो होगी, तो सुनो। उस पर हमारे 100 रुपए का कर्जा था।
तो हमने उसे गंगा पर वचन दिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चलकर वह हमें तड़पा कर जाए। राज रानी ने पूछा, ऐसे कैसे? दुर्गेश कहने लगा, जब से तुम मेरे घर में आई हो तुमने देखा ही कि पंताई करके जो भी कुछ मिलता है उसे बचत नाम मात्र ही होती है, पर होती तो है। सो वह हमारे 100 रुपए जल्दी ही चुकाकर हमें रुलाकर चला जाता। हम आजीवन उसी दुख में जीते रहते। जब हमने उससे ऋण चुकाकर उसे भेज दिया और अभी मोह भी नहीं था तो दुख कैसा? दुर्गेश की बातों को सुनकर राजरानी चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी राजरानी को दुख बहुत था। वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। सामाजिक होने के कारण लोगों को उसकी चिंता थी। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उससे कारण जानना चाहा। राजरानी उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए वह उसके आग्रह को ठुकरा न सकी और अपनी आप बीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो राजो, उस मोहल्ले की सभी औरतें राजरानी को राजो कहकर बुलाती थीं। यही नाम उसे दुर्गेश ने भी दे रखा था। वो कहने लगी, देखो राजो, हमारा राजा बहुत दयालु है और वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बताना। राजा रानी ने उससे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गया तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उससे बोली, चलो राजो। राज रानी तो तैयार बैठी थी। वह राजा के पास दरबार पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे जब इसके बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और राज रानी से कहा, तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर पर आ गईं। राजरानी और पड़ोसन बुढ़िया राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गई थी। बुढ़िया तो पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन राजरानी अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिर जाती, जिसका मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा था। पर पंडित दुर्गेश को तो कोई दुख ही नहीं था। वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोचकर कर रहा था। दुर्गेश ने अपने असीमित प्यार और स्नेह से राजरानी को महान दुख से उभार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी। इसी का प्रताप यह हुआ कि राजरानी ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। राजरानी ने अपनी पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेशा भिजवाया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। राजरानी खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशानियों के चलते पूर्णतः खुश नहीं रहती थी। वह हर समय अपनी तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसकी पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। इस तरह धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुई और प्रसव समय भी आ गया। राजरानी ने दुर्गेश से कहा कि अब पड़ोस वाली बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। दुर्गेश पड़ोस की बुढ़िया को राजरानी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चला आया। राजरानी ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी, आप राजा को खबर कर दो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी वेश बदलकर दुर्गेश के घर के पास पहुंच गया और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के पश्चात शीशु के रोने की आवाज आने लगी। तभी दुर्गेश अंदर गया और एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गया। जब राजा ने दुर्गेश को बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित होकर दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात दुर्गेश गंगा के तट पर पहुंच गया। बच्चे को लेकर वह गंगा में घुस गया और कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब दुर्गेश ने बच्चे को 3 डुबकी लगवाई और उसके सीधे कान में कोई मंत्र फूंक मारा। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। तब दुर्गेश ने उससे पूछा, बताओ, मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका कर्ज मेरे ऊपर है, और कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 5,000 रुपये कर्ज है, जिसे मेरे बच्चों ने भी चुकता नहीं किया था। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए पुनः बच्चे से पूछा, देख लो, हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 5,000 रुपये कर्ज है। दुर्गेश ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र फूंक मारा। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। राजा दूर से सारा दृश्य देख रहा था। अब दुर्गेश ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा ने कुछ करता इससे पहले ही दुर्गेश ने 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब दुर्गेश बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। राजा के मन में अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ी जा रही थी कि आखिर इसने पहले तीनों बच्चे गंगा में प्रवाहित क्यों किए। अतः राजा ने अपने असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक लिया।
दुर्गेश ने राजा को देखकर उसको सलामी दी तो राजा ने दुर्गेश से पूछा, यह बताओ तुम अपने पहले दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित करके क्यों आए? दुर्गेश कहने लगा, महाराज आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई में क्या मिलता है। किसी ने सवा आना दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है, पैसे बचाना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने अपनी विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उन पर मुझ पर है। पहले बच्चे का कुछ मेरे ऊपर था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था, पर वह इतना था कि वे दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसलिए उन दोनों से हिसाब किताब चुकता करके वहीं गंगा में प्रवाहित कर आया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया? दुर्गेश कहने लगा, इस पर मेरा 5,000 रुपये है, उम्मीद है कि यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही कर देगा। राजा दुर्गेश की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, साथ ही यह जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसे भी सही राजरानी को अपना बच्चा तो मिल गया। दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचा। यह देखकर राजरानी मनी मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। दुर्गेश ने राजरानी से कहा कि लो, यह हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब दुर्गेश के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। दुर्गेश ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक भोज की भी व्यवस्था की। दुर्गेश ने उसका नामकरण स्वयं किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर चा से था। अब बच्चे का नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखाएं भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्र प्रकाश के जन्म के बाद से ही पंडित दुर्गेश के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। पहले दुर्गेश को भरण पोषण के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसका गुजारा अच्छे से होने लगा। उसकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्र प्रकाश भी चंद्रकलाओं की तरह 3 गुना राज चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत विद्यालय में दाखिला दिया गया। चंद्र प्रकाश पढ़ने में बहुत तेज था। दुर्गेश शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिषी सिखाने में लगा देते। चंद्र प्रकाश की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उसे कंठस्थ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल। संस्कृत में प्रथमा करने तक उसने अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिषी में पूरी दक्षता प्राप्त कर ली थी। चंद्र प्रकाश प्रथमा करने तक एक अच्छा जवान हो चुका था। 14 वर्ष की आयु में ही वह 18 का लगता था। दुर्गेश और राजरानी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देख मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते। राजरानी अपने पुत्र को निहारती और राजा का धन्यवाद करना नहीं भूलती। उसे तो यह पता ही नहीं था कि इसमें राजा का कोई योगदान नहीं है। दुर्गेश को अपनी पत्नी द्वारा किए गए उस षड्यंत्र का पता भी कुछ दिनों के बाद चल गया था, लेकिन दुर्गेश ने मन में विचार करके उस राज का पर्दा पड़ने रहने दिया। राजरानी जब जब उसके सामने राजा का धन्यवाद करती, दुर्गेश के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाती। चंद्र प्रकाश ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हें करना है। इस पर चंद्र प्रकाश ने कहा, माँ जब मुझे पंडिताई ही करनी है तो बाद में क्यों और अभी से क्यों नहीं? विद्या तो कोई भी हो उसे जितना उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी ही होगी। तो माँ कल पूर्णिमा का दिन है तो मैं कल से काम पर जाऊंगा। राजरानी मन ही मन खुश होने लगी। चलो अब उसके घर में 2 काम करने वाले हो गए हैं। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने चंद्र प्रकाश की शादी कर लेंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके वह सो गई कि चलो सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना भी तो बनाना है, कल दोनों ही काम पर जाएंगे। राजरानी को रात में नींद नहीं आई। वह सोचने में ही करवट बदलते बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्दी ही जग के रसोई का काम निपटा कर स्नान ध्यान करने के बाद खाना बना दिया और अब निश्चित होकर चारपाई पे लेट गई। वह सारी रात सो नहीं पाई थी, अतः जिस निश्चिंता के साथ वह लेटी थी उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह दुर्गेश जब अपने समय पर उठा तो उसने देखा श्रीमती जी सो रही हैं, तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले उसे ही जगा कर पूछा, अरे ओ भगवान, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहते हुए उसके माथे को छूकर देखा। तब तक राजरानी ने उनसे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सो काम धाम करके मैं लेट गई और नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में चंद्र प्रकाश भी जाग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर आ गए। राजरानी दोनों के आसन लगाकर उन्हें खाना परोसने लगी। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने अपने काम पर निकल गए।
चंद्र प्रकाश का पहला दिन था तो उसे कोई भी यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम को होने को आई। चंद्र प्रकाश उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसके मुंह पर गरम गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसके आंसू की बूंदें ही चंद्र प्रकाश के ऊपर गिरी थी। चंद्र प्रकाश रुक गया और उसने पूछने लगा, बहन आपको क्या परेशानी है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम नाम की पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा, तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए। मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से। इतना सुन चंद्र प्रकाश बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मुझे इस महिला से कुछ ना मिले, फिर भी मैं इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य करूंगा। उधर से महिला ने कहा कि मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। चंद्र प्रकाश ने कहा, माता जी नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, सुनो, मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना चाहो। चंद्र प्रकाश ने कहा, बहन मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ। इसी शहर का निवासी पंडित दुर्गेश जी शर्मा का जी का पुत्र चंद्र प्रकाश ज्योतिषी हूँ। हनुमान मोहल्ले में रहता हूँ। इससे ज्यादा अपना कोई सबूत नहीं दे सकता। हाँ, दूसरी बात, मैं आपको रोना देखकर दुखी हुआ हूँ, इसलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी है, जानना चाहती हो या नहीं। वह स्त्री कहने लगी, ठीक है, तुम जो भी हो, इतना समझ लो मैं तुम्हें पैसा देने वाली नहीं हूँ। चंद्र प्रकाश कहने लगा, ठीक है, मैं पैसे मांग कब रहा हूँ? तो वो स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हें घर पर ही दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्र प्रकाश कहने लगा, बताओ समस्या क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे पति प्रदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा है। मैं केवल यह जानना चाहती थी कि वे ठीक तो हैं और कब तक वापस आएंगे। चंद्र प्रकाश कहने लगा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हो? स्त्री बोली, दोनों प्रश्नों के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्र प्रकाश कहने लगा, नहीं। उस स्त्री ने कहा, क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि मैं मुफ्त में केवल एक ही बात बताऊंगा। अब तुम फैसला कर लो, कौन सी बात पूछना चाहती हो? स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगी, कौन सा प्रश्न पहले पूछूं। आने पर दिख जाएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे तभी तो आएंगे। ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल यह बता दीजिए कि मेरे पति कब तक आएंगे। चंद्र प्रकाश ने कहा, तो आप जानना चाहती हैं कि आपके पति कब तक आएंगे? चंद्र प्रकाश ने अपना पत्रा निकाला और उसमें देखने लगा। अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। करीब आधा घंटे की गणना के बाद उसने कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में ही आ जाएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गए हो क्या? ढोंगी कहीं के, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चंद्र प्रकाश ने कहा, वो कैसे? स्त्री बोली, पैसों का लालच होगा। चंद्र प्रकाश बोला, बहन, जब कह दिया कि मुफ्त में ही सवाल बताऊंगा, फिर यह कैसी बातें कर रही हो आप? स्त्री बोली, अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। चंद्र प्रकाश बोला, बहन मैं ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं हूँ। अब तक आपका ठगों से पाला पड़ा होगा। मैं आपकी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति रात्रि के 12 बजे आ जाएंगे। वह स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसलिए अब मैं किसी और पे विश्वास नहीं कर सकती और किसी को पहले पैसे भी नहीं दूंगी। चंद्र प्रकाश कहने लगा, बहन मैंने भी तो पहले ही कहा है ना, मुफ्त का मतलब मुफ्त। अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा जो उचित समझो भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा ज्योतिषी जी, ये हमारे पति आज रात में आ जाएंगे। चंद्र प्रकाश कहने लगा, हाँ, आज रात्रि के ठीक 12 बजे आपके पति आ जाएंगे। सुनो, वह पैदल नहीं आएंगे। स्त्री बोली, तो कैसे आएंगे? चंद्र प्रकाश कहने लगा, वे हाथी पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। वह कहने लगी, तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि जितना लाएंगे उसका आधा आपको दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्र प्रकाश ने कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है, जाओ। चंद्र प्रकाश वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोनी तो नहीं हुई, उधार हुआ, यही मन में सोचते हुए घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसकी माँ राजरानी आई और मन ही मन सोचने लगी कि पंडित जी तो कब के आ गए, मेरा लाडला इतनी देर आया है, कमाई भी अच्छी करके आया ही होगा। यह सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। चंद्र प्रकाश अंदर आया। राजरानी ने गुनगुना पानी लाकर उसे दिया और कहने लगी, बेटा, हाथ मुंह धो लो, थके हारे आए होंगे, खाना खा लो। वो कहने लगी, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और भूखे बैठे हैं। चंद्र प्रकाश ने कहा, अच्छा माँ,
मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ देर में चंद्रप्रकाश हाथ मुंह धोकर आया। राज रानी ने दोनों के लिए आसन लगा दिया और खाना परोसा। तभी राज रानी ने पूछा, बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चंद्रप्रकाश कहने लगा, माँ बस बोनी तो हो गई, वह भी उधार। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ अभी खेल कूद ले, अभी तो तेरे पिताजी कमा ही रहे हैं, पर तूने जिद कर ली है। सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल उधार किया तो उसका क्या पता आया कि नहीं आया। इन्हीं बातों के चलते खाना हो गया और राज रानी ने अपनी थाली ली और भोजन करने बैठ गई। उधर वो स्त्री पति के आने की बात सुनकर खुश हो रही थी। उसने अपने पति के लिए कई तरह के व्यंजन तैयार कर लिए और अपने बिस्तर पर लेटकर पति का इंतजार करने लगी। तभी घड़ी की घंटी बजने लगी। उस स्त्री ने उसे गिनना शुरू कर दिया। अभी 8 बजे थे। वो कहने लगी, अरे अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी तो 4 घंटे बाकी हैं। लेटे लेटे उसके मन में बहुत सी बातें घूम रही थी। वह सोच रही थी कहीं वो ज्योतिषी ढोंगी तो नहीं था। फिर खुद ही जवाब दे दी, नहीं नहीं वो ढोंगी नहीं था, उसने कोई पैसा भी नहीं लिया, फिर झूठ क्यों बोलेगा। कभी मन में विचार करती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई बदमाश और रात के अंधेरे में ठीक 12 बजे आकर मुझे लूटने आ जाए। इन्हीं विचारों में घड़ी के आधे घंटे की एक घंटी बज गई और वह बोली, अभी तो 8:30 ही बजे हैं। ये सर्दी की रात भी ना जाने इतनी लंबी क्यों हो जाती हैं। उठकर खड़ी होकर ये पानी पीकर अपना गला कर लिया। सर्दी में भी उसका गला फालतू की बातें सोचने के कारण सूख रहा था। वह पानी पीकर बालकनी में चहल कदमी करने लगी। इतने में घड़ी की घंटी फिर से बजी। वह गिनने लगी। वह पलंग पर जाकर लेट गई और कहने लगी, यह इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी हो गई हैं। इस बार वह सोच रही थी कि यदि वास्तव में वह ज्योतिषी है और उसकी बात सही है तो मैं पहले अपने पति को उसके घर भेजकर कमाए हुए धन का आधा हिस्सा उसे दक्षिणा में दूंगी। यही सोचकर उसे नींद लगने लगी और वह सो गई। जब उसकी नींद खुली तो परेशान हो गई और बाहर बालकनी में आई, लेकिन ठंडा मौसम देखकर अंदर चली गई। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, घड़ी देखना तो जानती नहीं थी, इसलिए उसके पति न जाने कितने बजे आएंगे। अभी वह पलंग पर बैठी थी कि घड़ी की घंटी बजी। वे वह गिनने लगी, जिसमें कि 11 बजे थे। 11 बजे और तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। वह सोचने लगी कि पता नहीं कौन है, पहले पूछ लेती हूँ। उसने कहा, कौन हो, जवाब दो। तो बाहर से जवाब आया, मूर्ति, तुम्हारा पति शिव मूर्ति हूँ। उसने पूछा, बताओ कितने बजे हैं। शिव मूर्ति ने कहा, 12 बजे हैं। भाग्यवान, तूने 11 तो गिन लिया, मैंने 12 बजने वाली घंटी पर दरवाजे की घंटी बजा दी। स्त्री ने कहा, वो तो ठीक है, आप ये बताइए कि आपकी सवारी क्या है। तो शिव मूर्ति कहने लगा, अरे भाग्यवान, सर्दी है, दरवाजा खोलो, मैं हाथी पर सवार हूँ। स्त्री कहने लगी, तो अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरी बात सुनो। शिव मूर्ति ने कहा, बताओ, अब तुम्हारी ही तो सुननी है, सर्दी बहुत है, दरवाजा खोल दो। स्त्री बोली, ऐसा करो, हनुमान मोहल्ले में पंडित दुर्गेश है ना। शिव मूर्ति कहने लगा, हाँ, हमारे पुराने कर्मकांडी पंडित हैं। तो वो उसने कहा, तो उनके घर जाओ और आप जो भी कमा के लाए हो उसका आधा ठीक उनको देकर आओ और उन्हें कहना कि आपके बेटे चंद्र प्रकाश की दक्षिणा है, जो मेरी बीवी ने उधार कर दी थी। शिव मूर्ति ने कहा, अभी रात में क्या फायदा है, सुबह दे आऊंगा। वो कहने लगी, नहीं, मैंने उसे वचन दिया था, उसे निभाना तो पड़ेगा ही, जाओ जल्दी से देकर आओ। शिव मूर्ति ने कहा, ठीक है बाबा, कहकर वह चल दिया। हनुमान मोहल्ले में पहुंचकर दुर्गेश के घर दस्तक दी तो वह राज रानी दरवाजा खोलने आई और कहने लगी, किससे काम है, सुबह आ जाना। शिव मूर्ति ने कहा, आपके बेटे की दक्षिणा उधार थी, वह ले लो, कोई थाली या परात ले आओ। पंडिताइन परात लेकर आई। उसने एक थाली मुद्रा दी, यह कहा कि यह दक्षिणा उसने उधार करी थी। राज रानी ने अपनी जिंदगी में इतनी मुद्रा कभी देखी नहीं थी। उसकी आंखें चौंध गईं। परात को अंदर रखकर और डलिया से ढककर वह मन ही मन सोचने लगी, पंडित जी तो बस ऐसे ही मेरे बेटे ने एक दिन में घर भर दिया। दौलत को देख पंडिताइन अपने बेटे पर घमंड करके सो गई। यह सोचकर वह सुबह आराम से उठी। सुबह पंडित दुर्गेश अपने नित्य नियम पर उठकर देखने लगे, पंडिताइन अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, आज उठना नहीं है क्या, काम वाम नहीं करना क्या। बस फिर क्या था, पंडिताइन के तेवर चढ़ गए और बोली, बहुत ज्यादा कमा के लाते हो क्या। मेरा बेटा कल पहली बार गया था और एक दिन में ही इतना कमाया कि हम जीवन भर बैठकर खा सकते हैं। पंडिताइन की बातों को सुनकर पंडित दुर्गेश ने कहा कि भाई कितना कमा के लाया है। तो पंडिताइन ने डलिया के नीचे परात में रखी मुद्रा दिखाई। पंडित दुर्गेश बैठे के बैठे रह गए। उन्होंने पंडिताइन से कहा, मैं गलत था पर मेरी विद्या सही थी। चंद्र प्रकाश को देखकर आ तो वो जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकालकर देखने लगी। दुर्गेश ने कहा, आंखें मत निकाल, उसे देख, उसने अपना पूर्व जन्म का कर्ज उतार दिया है। पंडिताइन ने लड़के के कमरे में जाकर देखा, उसे देखा और जोर जोर से रोने लगी। वह अपने पूर्व जन्म का कर्जा उतार कर जा चुका था।
दोस्तों ये कहानी यही तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।